हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे चैप्टर 7 का फर्स्ट पार्ट। ओके, चैप्टर 7 में दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम को, और सेकेंड पार्ट जो है उसमें हम लोग कवर करेंगे एसिड बेस एंड इक्विलिब्रियम। ओके, सो ये दो पार्ट हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12 में एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को लेके उसका काइनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो रेट वगैरह जो है हम लोग क्लास 11 में ही पढ़ लेंगे, तो ऑब्वियसली वो क्लास 12 में यूज़ होगा। तो इसलिए इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे। सबसे पहले एक टर्म के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज seems to be unchanged. Okay, remember seems to be unchanged and not say not change. not change अगर तुम लगा दे रहे हो ना, तो उसका मतलब कुछ चेंज एक्चुअली नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चेंज ऐसा हो रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। एज अ होल हमें दिख रहा है कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। सो व्हेन समथिंग इज सीम्स टू अनचेंज, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन. Equilibrium is two type. Okay, one is called static equilibrium, another is called dynamic equilibrium. Just a minute. Yeah. So static equilibrium क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है जहाँ पे इनिशियली, फाइनली, इंटरमीडिएट कहीं पर भी कोई चेंज नहीं होता है। जब कोई एक चीज़ उसका इनिशियल कंडीशन में, फाइनल कंडीशन और इंटरमीडिएट कंडीशन में उसका पोजीशन, या फिर अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो पोजीशन ही होता है। सपोज करो ये एक ब्रिज है, दो ब्रिज यहाँ दिख रहा है आप लोगों को। इस ब्रिज को जब बनाया गया या अभी तक ये है, इसका पोजीशन ये फिक्स्ड है। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ये चेंज नहीं होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं बोल सकता हूँ हियर इज अ नो चेंज, एंड दिस काइंड ऑफ नो चेंज, जहाँ पे पहले भी कोई चेंज नहीं था, बाद में भी कोई चेंज नहीं है, कोई फोर्स एक्ट पहले भी नहीं हो रहा था, अभी भी नहीं हो रहा। सो दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम. लेकिन सपोज दिस एग्जाम्पल ऑफ अ सी सॉ, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले ये हो सकता है कि ये दोनों लोग जो हैं ये मूव कर रहे होंगे लाइक दिस। एक डाउन जा रहा होगा तो एक अप हो रहा होगा, फिर वो जब डाउन जा रहा है तो ये अप हो रहा होगा। एक ऐसा टाइम आया जब दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया, दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया, एंड नाउ फोर्स दोनों ने अप्लाई किया है लेकिन मोशन जीरो हो गया। फोर्स इज नॉट जीरो बट मोशन इज जीरो. So this kind of equilibrium is called dynamic equilibrium, because यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ मोशन है, यहाँ पे मूव करना चाह रहा है दो बॉडी, लेकिन दोनों का इक्वल मूवमेंट की वजह से, इक्वल फोर्स एप्लीकेशन की वजह से नेट मूवमेंट जो है वो जीरो हो जा रहा है. सो इस तरह के इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है. डायनामिक इक्विलिब्रियम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसमें वाटर जो होता है हमारे एटमोसफेयर में किस तरीके से बैलेंस्ड होता है, ये हमको सबको पता है. एक सिंपल सा एग्जांपल है कि वाटर सरफेस पे आता कैसे है, ड्यू टू रेन. ओके, क्लाउड से रेन के फॉर्म में वाटर सरफेस पे आता है, देन सरफेस पे इसको हम लोग ह्यूमन बीइंग एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं, एंड देन सरफेस से ये रन ऑफ होके ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन ग्राउंड वाटर से ट्यूबवेल वगैरह लगा के इसको बाहर निकाला जाता है, एंड सो ऑन. ये लेक में जाता है, सी में जाता है, वहाँ से इवापोरेशन होता है एवरीवेयर. हमारे बॉडी से भी इवेपोरेट होता है, प्लांट से भी होता है, देन सरफेस वाटर से भी इवेपोरेशन होता है, एंड सी वाटर से भी इवेपोरेशन होता है. ऑल द इवेपोरेशन फॉर्म द क्लाउड, एंड दिस क्लाउड अगेन प्रोड्यूस रेन. सो देर इज अ साइक्लिक मैथड. सो लुक, ओवरऑल अगर हम लोग देखें कि सरफेस पे सपोज करो कि वाटर लेवल जो है वो सरफेस पे ऑलवेज कांस्टेंट होता है, बट इवन दो ऑलवेज ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चलता रहता है. तो अगर ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एक बैलेंस्ड वे में चलता रहे तो हमें ओवरऑल सी लेवल पे या फिर सरफेस लेवल पे वाटर का लेवल इक्वल मिलेगा हमेशा, अगर ये इक्विलिब्रियम पे होगा. सो दैट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड
डायनामिक इक्विलिब्रियम। इज इट ओके? नाउ रिमेंबर, केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनामिक नेचर का होता है। इसको हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे क्यों कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। ओके, और ये तुम लोग का होमवर्क भी है, मैं समझा दूंगा, बस इसको स्टेटमेंट लिखना है। क्वेश्चन है वाई केमिकल इक्विलिब्रियम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वाई केमिकल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो दिस विल बी योर होमवर्क। इसको हम लोग समझेंगे अभी। उससे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में जाने से पहले थोड़ा सा फिजिकल इक्विलिब्रियम समझ लेते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम इज रिस्पॉन्सिबल अबाउट चेंज ऑफ स्टेट। फिजिकल मतलब क्या? स्टेट ऑफ मैटर, ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 5 में कवर किए। तो बेसिकली 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, एट द सेम टाइम कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट हो रहा है, ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। दिस इज रिवर्सिबल केस। नाउ सपोज करो एट सर्टेन टेम्परेचर टी द रेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, इसको मैं फॉरवर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट टू राइट, इज इक्वल टू रेट ऑफ कन्वर्शन फ्रॉम बैकवर्ड। ओके, सो जितना सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है उतना ही लिक्विड से वापस सॉलिड बन जा रहा है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग सपोज कर सकते हैं, फ्रीज़र में जब आइस को रखा जाता है और वहाँ का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जितना वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस स्टेट पे हमें क्या लगेगा कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, वाटर ना आइस में बन रहा है ना आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे टेम्परेचर पे ऐसा जब कंडीशन अराइज होता है, इसको कहा जाता है फिजिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, और ये डायनामिक इन नेचर है। क्योंकि यहाँ ध्यान से आप देखो तो जितना सॉलिड से लिक्विड बन रहा है उतना ही लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो ड्यू टू दिस डायनामिक नेचर, दिस फिजिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। सिमिलरली अगर लिक्विड से गैस ट्रांजैक्शन हो रहा है और गैस से वापस लिक्विड हो जा रहा है, और एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर ये इक्विलिब्रियम को रीच कर जा रहा है, then that kind of equilibrium is physical equilibrium and it is also dynamic in nature. Okay, केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं HI का फॉर्मेशन का। तो H2 गैस और I2 आपस में रिएक्ट करके HI बनाता है। फर्दर अगर मैं बोलूँ ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ हो रहा है। फर्दर HI जो होता है वो ब्रेक डाउन होके H2 और I2 बना सकता है, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। शुरुआत में सोचो कि H2 और HI लेके हमने HI बनाना शुरू किया, हाइड्रोजन और आयोडीन लेके हमने HI बनाना शुरू किया, हाइड्रोजन आयोडाइड। थोड़ी देर बाद आफ्टर टाइम टी जितना HI बन रहा है उतना वापस टूट जा रहा है। मतलब जितना रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन आगे जा रहा है उतना ही रेट से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो जा रहा है। जब ये कंडीशन अचीव हो जाएगा तो हम इसे कहेंगे कि इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम स्टेट मिल चुका है। द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। और उस वक्त बाहर से हमें देखने से ऐसा लगेगा कि ना ही H2I2 कन्वर्ट हो रहा है HI में और ना ही HI टूट रहा है वापस H2I2 में। बाहर से सब कुछ स्टेशनरी दिखेगा, आउटसाइड से सब कुछ स्टेशनरी दिखेगा और स्टैटिक दिखेगा। आउटसाइड से सब कुछ स्टैटिक दिखेगा लेकिन इनसाइड से सब कुछ डायनामिक दिखेगा। दैट इज वाई दिस केमिकल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो दैट इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो यहां मैंने रेट के बारे में बात किया, तो ये ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। सपोज करो, इस ग्राफ को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले सपोज करो कि जब रिएक्शन शुरू होने वाला था तब टाइम कितना हुआ है? 0। अभी रिएक्शन शुरू भी नहीं हुआ। उस वक्त क्या हुआ, मैंने मार्केट से सपोज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन मैं मार्केट से ले आया। सो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ यहाँ बनाता हूँ पहले, फिर हम लोग रेट के बारे में जानेंगे।
So suppose this is time and this is concentration. So जब रिएक्शन अभी अभी जस्ट शुरू हुआ है उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम होगा. सो दिस इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. मैं येलो कलर से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बताऊंगा और दूसरे एक कलर से, इस कलर से मैं बता रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है उस वक्त तो रिएक्टेंट ही है ना मेरे पास, प्रोडक्ट तो अभी तक बना भी नहीं है. तो मैं कह सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ज़ीरो. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़ीरो. ना जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे. मतलब सीधा सा बात है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. यस और नो? ऑब्वियसली ना, क्योंकि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होगा और प्रोडक्ट बनाएगा. इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा. और सिमिलरली जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो मैं बोल सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटता जाएगा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रहा है. इज इट ओके? नाउ ऐसे ही बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटते जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा. नाउ एक ऐसा टाइम आएगा, अगर ये बैकवर्ड रिएक्शन भी यहाँ पे है, फॉरवर्ड में भी जा रहा है और बैकवर्ड में भी जा रहा है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा. उस वक्त फिर कॉन्सेंट्रेशन अब कांस्टेंट हो जाएगा, अब नहीं चेंज होगा. अब प्रोडक्ट और नहीं ज़्यादा बढ़ेगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी अब नहीं घटेगा. तो अगर मैं इस पर डिफरेंट टाइम एक्सिस पकड़ लूँ, जैसे मान लो इसको मैंने लिया T0, इसको मैं पकड़ा T1, इसको मैं पकड़ रहा हूँ T2, इसको मैं पकड़ रहा हूँ T3 और यहाँ पे मैं पकड़ रहा हूँ T4. तो इस ग्राफ को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो एट डिफरेंट टाइम्स तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? ध्यान से सुनो, बहुत पेशेंटली सुनो, हम लोग इसको बहुत डिटेल्स में समझ रहे हैं. ओके, सो एट टाइम T0, सपोज T0 पे आप क्या कह सकते हो? रिएक्शन जस्ट स्टार्ट्स. रिएक्शन अभी जस्ट शुरू हुआ है और इस वक्त क्या हो रहा है हमारा? एट दिस टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is maximum and concentration of product is zero. I hope no one has a problem with this kind of explanation. Is it okay? Now similarly, suppose we have slot here. At time t is equal to t1, what happened? यहाँ क्या बोलोगे आप? Reaction started and concentration of reactant decrease and concentration of product increase. At time t1 what happened? Concentration of reactant decrease कर रहा है, concentration of product increase का टेंडेंसी पे, बट स्टिल अभी तक concentration of reactant ज़्यादा है concentration of product से. देखो concentration of reactant अभी भी ज़्यादा है concentration of product से. एट टाइम T2 क्या हुआ? अभी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट ही रहा है, स्लोप देखो डिक्रीजिंग है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ ही रहा है, लेकिन एट टाइम T2 दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया. बट दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम, डोंट कंफ्यूज. एट टाइम T2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is equal to concentration of product, but still concentration of reactant tends to decrease and vice versa. Okay, ठीक है.
सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभी भी डिक्रीज करने का टेंडेंसी है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अभी भी इंक्रीज करने का टेंडेंसी है। इसका मतलब अभी भी इक्विलिब्रियम रीच नहीं किया है, जस्ट कॉन्सेंट्रेशन दोनों का बराबर हो गया। मतलब जितना I2 अब बचा है, जैसे मार्केट से मान लो हमने क्या किया था, हम लोग मार्केट से हम लोग लेके आए थे 1 मोल I2 एंड 1 मोल H2। अब क्या हो गया होगा, टोटल रिएक्टेंट सपोज करो 0.5 मोल है, टोटल प्रोडक्ट जो है वो 0.5 मोल है। ये सिचुएशन है, लेकिन इक्विलिब्रियम रीच नहीं हुआ है। एट टाइम T3, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एट टाइम T3 स्टिल नाउ व्हाट हैपन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो रिएक्टेंट नीचे आ गया, प्रोडक्ट ऊपर चला गया, तो नाउ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट गया। मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन आया है। अब रिएक्टेंट जो बचा है वो होगा 0.25 और प्रोडक्ट मेरा बन गया है 0.75। सपोज इनिशियली अगर इसको 1 मोल पकड़ो दोनों को, ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन आया। अब क्या देखा जा रहा है एट टाइम T4 पे आके कि ये कांस्टेंट हो चुका है। यहां से देखो ये ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। सो एट टाइम T4 the rate of change of reactant is 0, the rate of change of product is 0। अब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ रहा है और अब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं घट रहा है। इसका मतलब जितना रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बना रहा है उतना ही रेट से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना दे रहा है। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गया है, और इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो हम बोल सकते हैं एट टाइम T4 equilibrium rich। Is it okay? This graph। Now अगर ये ग्राफ समझ में आया आपको, तो इसी ग्राफ को अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ योर रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो हम लोग इन द टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन समझे। दूसरा एक ग्राफ समझते हैं इन द टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ है, तो सिमिलर वैसा ही कॉन्सेप्ट है। ध्यान देखो, जब रिएक्शन जस्ट शुरू हुआ, मैं इसको ले रहा हूँ T0, T1, here suppose T2, here suppose T3, here suppose T4। okay, now देखो एट टाइम T0 द रिएक्शन इज जस्ट स्टार्ट हो रहा है। उस वक्त तो प्रोडक्ट बना भी नहीं है, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कहाँ से बनेगा? तो बैकवर्ड रिएक्शन उस वक्त 0 है और फॉरवर्ड रिएक्शन उस वक्त मैक्सिमम स्टेट पे है, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो है ही नहीं। तो उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0 है। तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और नीचे वाला ग्राफ जो है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इज इट ओके? एट टाइम T0 लिख लेना तुम लोग, स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ। एट टाइम T1 क्या हो रहा है? एट टाइम T1 अब कुछ प्रोडक्ट बन चुका है, तो कुछ प्रोडक्ट जैसे ही बना तो कुछ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे शुरू हो गया। तो देखो कुछ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो गया और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घट जाएगा, क्योंकि कुछ रिएक्टेंट कम होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब क्या कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का घटने का टेंडेंसी है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का बढ़ने का टेंडेंसी है। इज इट ओके? तो जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घट रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है। एट टाइम T2 द सेम सिचुएशन फॉलो, एंड एट टाइम T3 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गया एट टाइम T3। उसके बाद जितना भी टाइम आगे बढ़ते जाओ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अब इक्वल रहेगा, अगर इक्विलिब्रियम रीच कर गया है तो, और आप एक्सटर्नल कोई फैक्टर अप्लाई नहीं कर रहे हो। ओके, एक्सटर्नल स्ट्रेस इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जैसे कि टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर वगैरह वगैरह। सो ये दोनों ग्राफ को आपको समझना है, दैट इज योर केमिकल इक्विलिब्रियम ग्राफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड लॉ ऑफ मास। ओके देन, थैंक यू।